एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अगला नया चैप्टर लेकर हम उपस्थित हैं। आपको पता है कि पिछला चैप्टर विद्युत धारा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आपने पढ़ लिया होगा। तो अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए। तो देख लिया आपने चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, विद्युत धारा के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थात स्थिर विद्युत्की में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब आवेश स्थिर रहेगा तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। लेकिन पिछले चैप्टर में अर्थात विद्युत धारा चैप्टर में आपने देखा कि चालक से होकर जब आवेश प्रवाहित होती है, ठीक ना, तो जब प्रवाहित होने लगता है तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी से संबंधित पिछला चैप्टर आपका था। तो हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अतिरिक्त विद्युत धारा का और कौन कौन सा प्रभाव है। तो ये सारा प्रभाव जो है, जो भी होगा, वो सब तो आवेश के कारण ही हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जब आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र के अलावा कोई भी क्षेत्र स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होता है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चारों चैप्टर में हम लोगों ने यही सीखा था कि स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र होगा। तो बच्चों, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद ही क्वेश्चनों को पढ़ सकेंगे हम लोग। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लिखा है कि आवेश के कारण कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे और कब होंगे। तो ये आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बच्चों, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो हमने कहा कि स्थिर आवेश के कारण केवल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये होगा केवल विद्युत क्षेत्र। देखिए, आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, याद हो गया आपको। अब आवेश यदि गतिशील होगा तो कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आपके जो है दिमाग में आ रहा होगा कि आवेश गतिशील होगा तो दो तरह से गतिशील हो सकता है। आवेश हवा में या निर्वात में गतिशील हो सकता है, या किसी चालक तार के अंदर गतिशील हो सकता है। चालक तार के अंदर गतिशील होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो ये बात है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चालक तार के अंदर यदि गतिशील होता है तो कौन कौन सा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। और यदि हवा में केवल गतिशील होता है, चालक तार में नहीं, या हवा में छोड़ के तो फिर जो है निर्वात में अर्थात वैक्यूम में, जहाँ हवा नहीं हो वहां गतिशील हो रहा है, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कि चालक तार के अंदर यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों, चालक तार के अंदर यदि आवेश है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। चालक तार के अंदर होगा तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? तो देखिए,
चालक तार के अंदर जो है, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो आगे गति करने के लिए उसको स्थान चाहिए होता है। स्थान का क्या मतलब? कोई पॉजिटिव होल चाहिए, होल, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो किसी भी चालक में गतिशील तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, होल तो स्थिर रहता है अंदर में। लेकिन बच्चों, जितनी मात्रा में ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है चालक के अंदर, उतना ही मात्रा में धन आवेश होल के रूप में रहता है। तो चालक के अंदर कुल आवेशों का बीजगणितीय जोड़ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितनी मात्रा में ऋण आवेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन है गतिशील, उतना ही मात्रा में उसमें क्या होता है? छिद्र भी होता है, ठीक ना, होल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होलों का जो बीजगणितीय जोड़ होगा किसी भी चालक के अंदर, वो क्या होता है? बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। तो आवेश का बीजगणितीय जोड़ जब शून्य हो गया चालक के अंदर, तो जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए आवेशों के कारण, वो तो शून्य हो जाएगी। इसीलिए आपको याद होगा, चालक के अंदर स्थित आवेश के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। याद आया? चालक के अंदर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। शायद समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना? चालक के अंदर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। लेकिन चूंकि चालक के अंदर आवेश गतिशील है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र ही केवल होगा। अब ये कैसे होता है गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र? थोड़ा देर में इसमें बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, आपको याद रखिएगा, चालक के अंदर अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण जो है केवल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। याद रख दिए, ठीक है। स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए कि कोई आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए, वो हवा में गतिशील है, चालक के अंदर नहीं, हवा में स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से गतिशील है, या फिर निर्वात में गतिशील है, तब कौन कौन सा क्षेत्र होगा? तब बच्चों ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा, क्योंकि उसका आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और आवेश के गति के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश यदि गति ना करे, आवेश की गति शून्य हो, तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। याद रहेगा ना? स्थिर आवेश कभी भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता है। केवल और केवल जो है गतिशील आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अब वो भी गतिशील आवेश चालक के अंदर नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? तो स्वतंत्र रूप से हवा में या निर्वात में, ठीक है। तो अब बताइए कि हवा या निर्वात में जो आवेश गतिशील है या त्वरित है, त्वरित का मतलब जो है वेग जो है बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या क्या होगा? तो इसमें तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगी ही होगी, और इसके साथ साथ चूंकि आवेश गतिशील है, इसलिए इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी होगी। देखिए, याद रहेगा ना? तो याद कर लीजिए उसको। स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक। और आवेश यदि तार के अंदर गतिशील हो, तब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। और स्वतंत्र रूप से हवा या निर्वात में गतिशील हो तो दोनों क्षेत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। आप देखिएगा बच्चों, इसको जो है क्वेश्चन बैंक में, तो ये सब क्वेश्चन जो है बराबर बिहार बोर्ड पूछते रहता है, ठीक ना? तो इसको याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। अब है बच्चों कि ये जो आवेश है गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर लेता है? ये तो बहुत गूढ़ थ्योरी है, और इसको हम लोग जो है चुंबक चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि गतिशील आवेश के कारण ही चुंबक का अस्तित्व होता है।
ठीक ना। तो उसको हम लोग जो है उसके चुंबक के आधुनिक थ्योरी को चुंबक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि ये क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो वो गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का गति हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर कक्षा में गति करता है। सुन रहे हैं ना? जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कक्षा में गतिशील होता है तो दो तरह का उसको गति होता है। कौन कौन सा? जैसे सोचिए, ये पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर गतिशील रहता है, तो इसको दो तरह का गति है कि नहीं है? तो कौन कौन गति है? एक को कहते हैं कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। 1 साल लगता है बच्चों सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, तो इसको क्या कहेंगे? कक्षीय गति। तो इसमें क्या करता है? एक घेरा बनाता है, घेरा, अंग्रेजी में इसको लूप कहते हैं, LOOP, ठीक ना। तो ये लूप बनाता है, एक घेरा बनाया किसके कारण? तो ऑर्बिटल मोशन के कारण, मतलब कक्षीय गति के कारण। दूसरा चीज आप देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में अपने अक्ष पर अर्थात अपने धुरी के चारों ओर क्या करता है? वो एक चक्कर लगा लेता है प्रत्येक 24 घंटा में। तो इससे भी क्या होता है? एक लूप बन रहा है, एक घेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पृथ्वी जब नाच रहा है, इस गति को क्या कहते हैं? स्पिन मोशन, घूर्णन गति। तो ये दोनों गतियों के कारण एक लूप तैयार होता है। लूप माने घेरा, ठीक है ना? इस प्रकार लूप, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार का परमाणु का मॉडल होता है। जैसे सौर मॉडल है ना, उसी प्रकार का आपका परमाणु का भी मॉडल है। सूरज के स्थान पर परमाणु में नाभिक होता है, और पृथ्वी के स्थान पर अर्थात ग्रहों के स्थान पर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों का मॉडल मिलता जुलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर गतिशील होगा तो इलेक्ट्रॉन को दो प्रकार का गति होगा। एक ऑर्बिटल मोशन अर्थात इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति जो नाभिक के चारों ओर घूमेगा, और दूसरा है स्पिन मोशन, स्पिन करता हुआ चलेगा, मतलब अपने धुरा पर वो तेजी से नाचता है। तो दोनों ही स्थितियों में बच्चों ऐसा है कि दोनों स्थितियों में वो लूप तैयार करता है, घेरा तैयार करता है, ठीक। अब ये जो लूप जो तैयार होता है ना बच्चों, ये जो लूप है, ये जो घेरा है, वो चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है। अर्थात ये जो लूप तैयार होता है तो दो वो ध्रुव पैदा होता है, डायपोल पैदा होती है। इस डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। और इसके डायपोल में एक पोल पॉजिटिव होता है, एक पोल निगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव पोल होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो निगेटिव पोल होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। तो ये जो स्पिन जो गति हो रही है ना इलेक्ट्रॉनों का, इसी के कारण ऐसा है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको डिटेल्स में हम लोग जो है मैग्नेट चैप्टर में अर्थात चुंबक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जो है चुंबक के जो चुंबकीय अस्तित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थों में चुंबक का गुण होता है, किसी में नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी जो है हम लोग फोकस करते हैं कुछ अन्य चीज़ों पर जिसकी ज़रूरत है इस चैप्टर में। हम केवल ये बताना चाहते थे आपको कि आवेश जब गतिशील होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र होगा। स्थिर रहेगा तो उसमें कोई लूप या घेरा तो बनेगा नहीं, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में केवल विद्युत क्षेत्र हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसका चर्चा किया, क्योंकि इसी से ये चुंबकीय क्षेत्र जो है हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं बच्चों इसमें दूसरे चरण में कि विद्युत धारा का कौन कौन सा प्रभाव हो सकता है।
तो बच्चों ऐसा है कि बिहार बोर्ड के सिलेबस में 2009 से पहले ये जो 3 को देख रहे हैं ना, ये 3 को, ये सारा सारा सिलेबस जो है वो फिजिक्स में मौजूद था। लेकिन बच्चों इसमें से 2 पार्ट जो है, ये उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये दोनों जो है केमिस्ट्री में रह गया। क्योंकि केमिस्ट्री में पहले भी था, 2009 के पहले था ये सब, लेकिन अब जो है जब दोनों में था, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था, इसलिए जो है ये जब सीबीएसई सिलेबस के समतुल्य बिहार सिलेबस बना, तब उस समय जो है इस दोनों को केमिस्ट्री में छोड़ दिया गया। फिजिक्स में केवल जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। हालांकि हम लोगों ने विद्युत धारा में उष्मीय प्रभाव को, जूल प्रभाव को थोड़ा सा पढ़ा था। मतलब जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा जो है वो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसके लिए हम लोगों ने सूत्र भी निकाला था, H = I² ठीक ना, तो इस सूत्र को बनाया था और वही है जूल प्रभाव, ठीक ना। तो इतना तो हम लोग जो है इसके बारे में जान ही चुके हैं। अब ये जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, ये केमिस्ट्री में है बच्चों। इसमें आप लोग सेल के रूप में पढ़ते हैं, वोल्टा सेल, लेक्लांस सेल होता है, डायनियल सेल होता है। इसके अलावा सीसा संचायक सेल, जिसको अंग्रेजी में लेड एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है निकेल कैडमियम सेल। ये सारे सेलों के बारे में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है वोल्टामीटर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। वोल्टामीटर के लिए आप जानते हैं कि जूल फैराडे का भी नियम है, उसमें फैराडे का रूल भी है, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस वोल्टामीटर, ताम्र वोल्टामीटर, जल वोल्टामीटर। तो इस प्रकार का कई वोल्टामीटर है जो आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इसको पढ़ना है, ठीक ना। तो विद्युत धारा का ये 2 प्रभाव हो गया। तीसरा प्रभाव है बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़नी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा कितने प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये 3 प्रभाव। कौन कौन सा? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक ना, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इतना तो आप समझ गए कि कौन कौन सा प्रभाव होगा। अब हम लोग को यह समझना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है और इसका खोज कैसे हुआ, इसका पता कैसे चला, और इसके अंदर और सारा चीज क्या क्या सब पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए इसको अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक। तो आइए बच्चों देखें, यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए ये 2 चित्र बना दिया है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है वो सर्वप्रथम ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने 1820 ईस्वी में ये कुछ प्रयोग करके विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी, ठीक ना। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड ने किया। अब इसको देखते हैं कि वो खोज करने के लिए क्या प्रयोग किए, कैसे उनको पता चला कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप जानते हैं बच्चों कि विद्युत धारा जो है वो किसी चालक तार के अंदर ही प्रवाहित हो सकता है, तो इसलिए अपने प्रयोग में उन्होंने चालक तार का इस्तेमाल किया है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए चालक तार से जब धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसके लिए तो सेल लगाना होगा, बैटरी लगाना होगा, धारा काटने के लिए कुंजी लगाना होगा। तो इस प्रकार से अपने प्रयोग में सेल, कुंजी और तार का इस्तेमाल उन्होंने किया, ठीक। तो इसी प्रयोग को हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या था। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रयोग को समझने से पहले
थोड़ा सा एक चीज चुंबक के बारे में हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। अधिक ज्ञान तो हम लोग जो है चुंबक चैप्टर के अंदर ही लेंगे। तो पहले से भी आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है बच्चों कि किसी भी चुंबक को दो पोल होता है, दो चुंबकीय पोल माने ध्रुव होता है। एक नॉर्थ पोल कहलाता है, एक साउथ पोल कहलाता है। यदि किसी चुंबक को बीच से, जैसे छड़ चुंबक है, इसको बीच से धागा बांध के इसको लटका दें, ठीक ना, तो हमेशा जो है ये छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ये रहेगा, ठीक। और जो सा सिरा, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा को बतलाएगा, अर्थात भौगोलिक उत्तर दिशा को बतलाएगा, चुंबक का वो सिरा नॉर्थ पोल कहलाएगा, माने उत्तरी ध्रुव। उत्तर दिशा को बतलाने वाला उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और दक्षिण दिशा को के तरफ वाला जो ध्रुव होगा वो इसका दक्षिणी ध्रुव बतलाएगा। ऐसा है बच्चों, ठीक ना। तो इसीलिए जो है एक कंपास सुई अर्थात चुंबकीय सुई का जन्म हुआ, और चुंबकीय सुई का इस्तेमाल ज़्यादातर पुराने समय में जो है नाविक अर्थात जहाज के जो कैप्टन थे वो लोग करते थे, मतलब जल जहाज के, मतलब दिशा का पता लगाने के लिए कि उत्तर दक्षिण दिशा किधर है। जैसे समुद्र में जब वो लोग चले जाते थे तो समुद्र में तो उत्तर दक्षिण का ज्ञान जो है रात्रि में नहीं हो पाता था, दिन में तो खैर सूर्य के आधार पर लोग कर लेते थे। तो उसके लिए जो है वो कंपास सुई का जो है वो निर्माण किया, ठीक ना। तो उससे वो क्या करता है, दिशा बतलाता है। अर्थात बच्चों चुंबक में दैशिक गुण होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अर्थात वो दिशा बतलाने का गुण रखता है। और चुंबक में एक गुण और होता है, उसको कहते हैं लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो लौह पदार्थ कौन सा होता है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा इनके एलॉय मतलब इनके मिश्र धातु, ठीक ना। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट या मिश्र धातु जो इनके हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबक में होता है, ठीक ना। तो चुंबक को दो प्रॉपर्टी है, लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का और दिशा बदलाने का गुण, ठीक ना। तो हमने कहा, अभी याद रखिएगा, कोई भी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दें तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में दिष्ट होता है, और चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो दक्षिण की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने कंपास सुई आपको दिखाने के लिए बनाया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि ये इधर तीर का निशान जो है, इधर जो है इसका पूंछ है, ठीक। तो ये जो नोक वाला निशान है वो नॉर्थ पोल को दिष्ट करता है, और इधर क्या है, साउथ पोल को दिष्ट करता है। तो बच्चों ये कंपास सुई थोड़ा सा बढ़िया बना के स्केल वगैरह लगा दिया जाता है नाविक कंपास सुई में, ठीक ना। तो ये जनरल कंपास सुई है जो कि फिजिक्स के प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करने के लिए दिया जाता है बच्चों को, ठीक नहीं, बहुत छोटा सा होता है। और नाविक कंपास सुई जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बैंगिल लगा होता है, तो बहुत तरह का चीज रहता है उसमें विभागों का डिवीजन भी रहता है, तो उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से रहता है, लेकिन इससे भी काम चल जाता है यहाँ पर प्रयोग में। इसीलिए बच्चों को प्रयोगशाला में साधारण वाला जो है ये चुंबकीय सुई उसको दिया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना चारों बगल घेरा, जो ये चारों बगल जो रहता है तो वो रहता है एल्युमिनियम का, और ऊपर नीचे जो रहता है उसमें कांच लगा हुआ था। कांच काहे को लगा देगा, इसलिए कि मान लीजिए कि प्रयोगशाला में पंखा चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दोलन न हो या कंपन न हो, तो इसके लिए ही बच्चों ये इसको पूरी तरह से क्या करता है, बंद कर देता है, इसको डिबिया में इसको बंद कर देता है। तो ये है चुंबकीय कंपास। अब इसी के मदद से बच्चों ऑस्टेट ने प्रयोग किया। अब ऑस्टेट क्या प्रयोग किया जरा से देखिए, ये देख रहे हैं एक स्टैंड है बड़ा सा, है ना, इस प्रकार से, और ये स्टैंड खंभा पर ये सारा जो शिकंजा लगा हुआ है,
अब ये देखिए, इस पर एक चालक तार तना हुआ है, जैसे पोल पर ना, पोल टू पोल जो है एकदम सीधे ताना रहता है, उस प्रकार से ये सीधी तार को तान दिया और इसमें धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था की। तो ये नहीं दिखाए हैं बच्चों, यहाँ से ये जाएगा, ये बैटरी में जाएगा, बैटरी का धन ध्रुव इधर होगा तब ये से जुड़ेगा और उधर ऋण ध्रुव होगा। तो केवल यहाँ पर दिखा दिया गया है कि तार में जो है धारा बाएं से क्या हो रहा है, दाएं की ओर जा रही है। ठीक ना, ठीक है। यदि दिखाना भी चाहे तो ऐसे करके दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर एक कुंजी लगा दीजिए, यहाँ पर एक सेल लगा दीजिए और इसको ला के इसमें सटा दीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें देखा गया इस प्रयोग में कि सर्वप्रथम जो है इस कुंजी को ऑफ रखा गया, मतलब कुंजी को ऑन नहीं किया तो धारा नहीं बह रहा है। उस समय क्या किया गया, ये जो चुंबकीय डिबिया है इस तार के नीचे यहाँ पर रख दिया गया। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये वाला क्या है, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ रख दिया गया, इस दिशा में है, तार के समांतर है। इस प्रकार से तार को घुमा के एडजस्ट किया गया है इसको कि जो है ये जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है उसी दिशा में ये तार रहे शुरू में। ठीक, अब क्या किया गया कि जैसे ही इस कुंजी को ऑन कर दिया गया तो इससे क्या हुआ, धारा बहने लगा। तो धारा जैसे बहती थी तो ये जो कंपास सुई है ये इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता था, मतलब विक्षेपित हो जाता था, माने ये घूम के ठीक अपने पोजीशन के लंबवत हो जाता, लंबवत। ठीक ना, और फिर धारा काट दीजिए तो फिर अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो जब जब धारा देंगे तो पहला से दूसरा स्थिति में आ जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर जो है यहाँ पर स्विच ऑफ कर दीजिए तो वैसे ही वो घूम के पुनः जो है अपने अवस्था में। तो घूम क्यों जाता है, तो बच्चों इसमें ऐसा था कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो तार क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन जब जो है इसमें धारा काट देते हैं तो तार में चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। अब ये घूम के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए। पृथ्वी भी एक चुंबक के समान ही है और इसका उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, अर्थात पृथ्वी का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखा चलते रहती है। उसी दिशा में जो स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक जो है वो रहेगा। ठीक ना, तो शुरू में इसे रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है इसमें चालक तार में धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो धारा क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बड़ा मान हो जाता है उसका। इसीलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसको नहीं खींच पाता है और तार का ही चुंबकीय क्षेत्र इसको प्रभावित कर देता है, चुंबकीय सुई को, और ये क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। लेकिन बच्चों विक्षेपित करने की भी एक दिशा है। ठीक ना, तो किधर से किधर कर रहा है, इधर से इधर की ओर कर रहा है। अब ये देखा गया इस प्रयोग में कि यदि धारा की दिशा को पलट दें, पलटने के लिए क्या कीजिएगा, तो इस सेल को ही पलट दीजिएगा। ठीक ना, ये सेल को मतलब इधर प्लस है तो अब बाद में माइनस कर दीजिएगा। तो यदि धारा की दिशा पलट जाए बच्चों तो ऐसा देखा गया कि जो अभी इधर डिफ्लेक्ट कर रहा था वो यहाँ से क्या होगा, इधर की ओर इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब विपरीत दिशा में जो है डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता था। तो अब आप बताइए बच्चों कि इतना तो आपको ज्ञान है कि दो चुंबक का नॉर्थ नॉर्थ पोल होगा तो विकर्षण हो जाएगी, साउथ साउथ भी होगा तो विकर्षण हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ साउथ होगा तब आकर्षण होगा। अर्थात विपरीत पोल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, और सजातीय जो पोल होगा वो विकर्षण पैदा करता है। तो बताइए, तो इसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि किधर जो है डिफ्लेक्शन हुआ है, भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उधर कोई जो है समान वाला पोल होगा तब उससे विकर्षित हुआ। तो वैसा ही साउथ पोल के साथ होगा, वैसा ही नॉर्थ पोल के साथ होगा। अर्थात ये हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ये तो चुंबकीय सुई है, ये तो खुद चुंबक है और इसमें नॉर्थ साउथ पोल पहले से है, लेकिन इस चुंबक पर कोई दूसरा चुंबक ही न बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके।
तो दूसरा चुंबक कहाँ से आया? तो ये जो विद्युत धारा जो बहाते हैं ना तार में, वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और वही इस पर क्या करता है? बलाघूर्ण अर्थात टॉर्क उत्पन्न करता है। इसको चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण कौन पैदा किया? तो तार से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वही इस पर बल लगाया। और बच्चों किसी भी वस्तु पर, ठीक ना, बराबर और विपरीत बल इनके सिरा पर लगा दें तो ये क्या होगा? घूम जाएगा। इधर भी बल लगा दे, इधर भी विपरीत दिशा में लगा दें तो ये क्या होगा? ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो इसी प्रकार से ये इधर लगा रहा है और साउथ पोल का इधर लगा। तो इस प्रकार से इसमें जो चुंबकीय सुई में टॉर्क पैदा हो जाता है, बलाघूर्ण पैदा हो जाता है और इसको क्या करता है? घुमाता है। लेकिन क्या ये नचते रहेगा? नहीं, ये घूम के स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क पैदा होता है। तो सर्वप्रथम इसका खोज जो है ऑस्टेड ने किया और उन्होंने ये कहा कि विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना। तो ऑस्टेड ने एक और प्रयोग जो है किया। अब उस प्रयोग को देखेंगे। ये प्रयोग आपको जो है मैट्रिक में भी था, तो देखें उस प्रयोग क्या है। एक स्टैंड है लोहा का और इससे एक जो है शिकंजा की मदद से, शिकंजा जो होता है, ठीक ना, उसकी मदद से एक कूट मतलब गत्ता, एक बड़ा सा कूट गत्ता को यहाँ पर कस दिया गया है बच्चों स्टैंड में, और इसके मध्य हिस्से में एक छोटा सा छेद कर दिया गया। अब इस छेद से एक सीधा चालक तार जो है इसमें प्रवेश करा दिया गया है, सीधा चालक तार। ठीक। और प्रवेश कराने के बाद जो है तार के सिरे को जो है एक सेल और एक कुंजी से जोड़ दिया गया है। अब तार में क्या होगा? धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता होगी, तब ना तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कुंजी और सेल जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर जो है सेल का पॉजिटिव ध्रुव है, इधर क्या है? नेगेटिव है। तो प्लस से माइनस की ओर क्या होगा? धारा बहेगा यदि कुंजी को ऑन करेंगे तो। ठीक। अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि पहले तो कुंजी ऑफ था इस प्रकार से। ठीक। अब इसके कूट पर अर्थात गत्ते पर लोहा का चूर्ण माने बुरादा, लोहा के चूर्ण को इसके ऊपर क्या किया गया? ढेर सारे चूर्णों को छीट दिया गया। ठीक ना। और इसको थपथपाया गया ऐसे, तो ये बिखरा हुआ था, इधर उधर बिखर गया। लेकिन बच्चों जैसे ही इसको कुंजी को ऑन कर दिया गया, इससे विद्युत धारा बहने लगी, तो ये सारा चूर्ण जो था इस कूट को थपथपाने पर ये जो है गोल गोल ऐसे ऐसे सज गया। इस प्रकार से सज गया, मतलब ये संकेंद्रीय रूप से ये गोल गोल जो है चाप बना लिया और गोल गोल जो है इसे सज गया। ठीक ना। लेकिन फिर से यदि इसको कुंजी को ऑफ कर दिए और फिर ठोक दिया जाता था तो फिर जो है बिखर जाता था। और जैसे ही इस कुंजी को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी, तो थपथपाने पर, कूट को ठोकने पर ये फिर से गोल 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 सज जाता था। तो इससे पता चला कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें तार के चारों बगल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र ही ना बच्चों किसी भी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये लोहा का जो चूर्ण था उसको, उस पर कौन बल लगा रहा था? जो गोल गोल सज रहा था, तो वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ही बल लगाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से पैदा हुआ? तो ये जो तार से जो धारा जा रही है बच्चों, तो इसी धारा के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसी के चारों ओर पैदा होगा इस प्रकार से, मतलब पूरे तार में पैदा होगा इस प्रकार से। और वही क्या करता है? इस कूट पर इसको गोल गोल क्या करता है? सजा देता है। तो इससे साफ जाहिर है इस प्रयोग से कि जो है किसी भी चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों बगल
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक चीज इस प्रयोग में ये समझ में आया कि तार जिस दिशा में होता है उसके ठीक लंबवत तल में ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये देखिए, है कि नहीं? तभी नहीं इसे गोल गोल सजा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे सज गया तार में। ये कैसे सज रहा है? ये गोल गोल सज रहा है, समझ गए ना? तो धारा प्रवाह के लंबवत दिशा में ही, लंबवत तल में, धारा प्रवाह के लंबवत तल में ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। खोज क्या हुआ बच्चों कि धारा प्रवाह के लंबवत तल में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोनों प्रयोगों से ये समझ में आया, ठीक है ना? अब ऐसा है बच्चों कि जैसे चुंबक है, तो चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बल रेखा समझते हैं ना, जैसे विद्युत बल रेखा होता था ऐसा ही चुंबकीय बल रेखा है। तो किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। ये बात तो तय है कि नॉर्थ से क्या होगा, हमेशा उसका साउथ की ओर होगा, तो बल रेखा का दिशा होगा। और किसी चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। मतलब चुंबकीय जो बल रेखा है एक लूप अर्थात घेरा बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ जैसे बच्चों ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो है चुंबकीय बल रेखा चलेगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे। और चुंबक के अंदर जो है वो साउथ से क्या होता है, नॉर्थ की ओर चलती है। तो ये जो है एक क्या करता है, ये घेरा बनाता है ऐसे, नीचे से आएगा तो ऐसे। तो बहुत सारा असंख्य रहता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं बहुत दूर तक जाती है, ठीक ना? तो सवाल है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यदि पैदा हो रहा है तो वो चुंबक का तरह काम करेगा, और वो क्या करेगा, उसको दो पोल तो जरूर होगा। तो इसका मतलब है कि जो तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर रहा है, तो इसको भी तो नॉर्थ साउथ पोल होता होगा, उसकी भी बल रेखाओं के चलने की कोई दिशा वगैरह तो होती होगी। तो बच्चों ये जो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात बल रेखाओं की दिशा कैसे निर्धारित होती है, इसके लिए और सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग के आधार पर अपना अपना नियम तय किया। तो बच्चों उस नियम को भी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, ठीक ना? तो उसके लिए हम लोगों को एम्पियर का तैरने वाला नियम, स्विमिंग रूल ऑफ एम्पियर, उसको देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है हम लोगों को उसके बल रेखाओं की दिशा जानने के लिए अच्छा से जान जाए, आसानी से जान जाए, इसके लिए हम लोगों को मैक्सवेल का दाएं हथेली का नियम को भी जानना होगा, ठीक ना बच्चों? इसके अलावा कोई परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड होगा, तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, तो उसको भी हम लोगों को जानना होगा बच्चों। तो आइए हम लोग अब उसको जानते हैं, ठीक ना? तो ये आप इतना सा जान गए हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि ये जो बल रेखा चल रही है तो इसकी जो है क्या दिशा होगी, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, उसका क्या रूल है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कहा कि चालक तार से जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
तो उसके निर्धारण के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के निर्धारण के लिए ये दो वैज्ञानिकों ने अर्थात मैक्सवेल और एम्पियर इस दोनों ने नियम प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जान पाएंगे कि किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अर्थात चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर चलेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर प्रयोग है, आइए इसको समझते हैं। देखिए वहाँ पर हमने लिखा है टॉपिक्स को, सीधे तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र भी कहा जाता है बच्चों, या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये सारा जो ये सेटअप है वो ऑस्टेट के प्रयोग ये सही है बच्चों। तो ये आप देखिए एक स्टैंड है और इससे एक सीधे तार को कस दिया गया है। अब कल्पना करना है, कल्पना की यहाँ पर एम्पियर ने किया है। अब कल्पना ही करना है, तार के ऊपर तो कोई जाके तैरेगा नहीं। जैसे देखिए एक व्यक्ति को हमने यहाँ पर तैरता हुआ दिखाया है, तो अब तार के ऊपर कोई मुंह नीचे करके अर्थात नीचे देखना है, तार के ऊपर तैरना है और देखना है किधर, नीचे की ओर, ठीक ना। और धारा के दिशा की तरफ सर रहना चाहिए। इसका ये देखिए क्या है, हेड है, सर है। अब पैर किधर है, जिधर से धारा प्रवेश करेगी उधर पैर है और जिधर धारा बाहर जाएगी उधर इसका क्या है, सर है, ठीक ना। तब कहता है एम्पियर कि यदि इधर इस प्रकार से यदि कोई चालक तार के ऊपर यदि कोई व्यक्ति तैरे जिसमें तार की ओर वो देख रहा हो, ठीक ना, तार की ओर वो देख रहा हो और उसका सर हो धारा की दिशा में और पैर हो धारा के प्रवेश करने की दिशा में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों इस तार में अर्थात चुंबकीय बल रेखा की जो दिशा होगी, आप जानते हैं तार के चारों बगल ही में उत्पन्न होता है, तो ये इसके किधर से किधर होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। और नीचे की ओर किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, ऐसे होगा। देख लीजिए ऐसे होगा बच्चों। देखिए इसका ये पीठ है, ये क्या है, पीठ, ये पीठ हुआ। तो पीठ के ओर जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ के तरफ ऊपर से, और नीचे से होगा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी इस प्रकार से बच्चों। तो ये कहना था किसका, एम्पियर का। तो एम्पियर के रूल में हमने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट में बच्चों। देखिए यहाँ पर कोई भी धारावाही का मतलब क्या है, जिसमें धारा बह रहा है, तो धारावाही सीधे चालक तार के ऊपर नीचे की ओर देखने वाला, नीचे की ओर देखने वाला, या यहाँ पर लिख सकते हैं तार की ओर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो तार की ओर देखने वाला कोई व्यक्ति तैर रहा हो तथा तार में धारा की जो दिशा है व्यक्ति के पैर से सर की ओर हो, पैर से सर की ओर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो तार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं उस व्यक्ति के पीठ के पीछे से, व्यक्ति के पीठ है ये, पीठ के पीछे से किधर से, L to R, पीछे से बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर होगी। माने पीठ का ये पीठ है, पीठ के पीछे से बाएं से दाएं की ओर होगी इस प्रकार से। और पेट के तरफ से ले तो नीचे देख रहा है तो राइट टू हैंड है, तो एक तरफ ही लिखना है। अब पेट और पीठ दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही रूल है बच्चों। तो इस रूल को आप याद कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक। अब बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि जो है इसको समझने में कि कैसे समझें, तैरने वाला नियम हमको याद
ये तो समझने वाली चीज है। तो बच्चों इसी के लिए एम्पियर के रूल को ही आसान किया मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने अपना दाएं हथेली का नियम दिया। अब देखिए मैक्सवेल का रूल, मान लीजिए कि ये यही है ना चालकता। अब इसको दाएं हाथ के मुट्ठी से पकड़ लें, ऐसे पकड़ लीजिए, तो ये अंगूठा की दिशा जो है ये धारा की दिशा बतला रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बदलाएगी, इधर से इधर बदलाएगी कि नहीं? तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें किधर है, ये एल लिखा हुआ है बच्चों। देखिए इसको ऐसे पकड़ लें, तो यदि धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो तो उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा है वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है। तो इसी को यहां दिखाया बच्चों, देखिए ये चालक तार है, ठीक है। अब इसमें धारा किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो दायां हथेली का नियम है, बायां नहीं दायां। तो दाएं हाथ से इसे क्या करते हैं, इसे पकड़ते हैं, देखिए यहाँ है पकड़ा हुआ। आई अंगूठा का दिशा जो है वो किधर है, धारा की दिशा में है, यह है ना अंगूठा की दिशा धारा की दिशा में। तो उंगली के जो मुड़ने की दिशा होगी वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, अर्थात चुंबकीय बल रेखा ऐसे चलेगी तार के चारों बगल। देखिए यहां है ना, समझ में आई? तो इसी रूल को कहते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए बच्चों यहां पर लिखा है मैक्सवेल के दाएं हथेली का नियम, राइट हैंड रूल ऑफ मैक्सवेल। किसी विषमवाही धारावाही चालक को दाएं हथेली से इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ के अंगूठे की दिशा धारा प्रवाह की दिशा में हो, ठीक ना, धारा प्रवाह की दिशा बदला रही हो। तो दाएं हथेली के शेष उंगलियों के मुड़ने की दिशा जो होगी, ऐसे ये मुड़ रहा है, ऐसे तो मुड़ने की जो दिशा होगी वो चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहिए चाहे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगा, बदलाएगा इस प्रकार से, ऐसे जिधर उंगली मुड़ जाएगी, ठीक ना बच्चों, ऐसे तो इधर से ही होगा। ये हो गया धारा की दिशा, और उसको धारा की दिशा को कौन बतला रहा है, तो ये अंगूठा। उंगली के मोड़ने की दिशा कौन क्या बतलाएगा, ये तो इस चालक तार से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा को बतलाएगा, ऐसे देखिए। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि चुंबकीय बल रेखा तो एक घेरा बनाएगा, लूप बनाएगा, इसकी दिशा किधर से किधर होगी, इधर से इधर, ऐसे। तो ढेर सारा ना बल रेखा होगा, ऐसे ढेर सारा होगा, एक बल रेखा थोड़े होगा, बहुत सारा होगा। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि विद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दें तो चुंबकीय तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बतला देती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलाती है। उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाएगी, एकदम है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये आपका हो, अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक बल यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये तो यही स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। बच्चों चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को हम लोगों ने बड़ी ई से सूचित किया था। तो विद्युत क्षेत्र को कौन सी से सूचित किया था, ई वेक्टर से। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन सी से सूचित करेंगे, बी से, याद रखेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को बड़ी बी से, विद्युत क्षेत्र को बड़ी ई से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बड़ी बी से हम लोग सूचित करेंगे। तो आशा है बच्चों इस दोनों रूल को, दोनों नियम को आपने समझ लिया है। इसको आप पढ़िएगा, ठीक ना, इसको समझिएगा। तो हमने आपको सीधे तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण
चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखा जो उत्पन्न होती है उसके दिशा का निर्धारण कैसे होता है, तो उसके दो नियम को हमने आपको बतलाया। और भी चीजों से प्रवाहित धारा के कारण बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसके लिए भी रूल है, जैसे परिनालिका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो आइए देखते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि आगे चल के तो उसको देखना ही पड़ेगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं कि परिनालिका क्या होती है। परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड, और परिनालिका से धारा प्रवाहित होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसकी दिशा का निर्धारण कैसे होता है, इसको भी समझना है क्योंकि आगे इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना ही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो है एक देखिए यहाँ पर काफी खोखला ये बेलन है, ठीक ना। अब खोखला बेलन समझते हैं ना? नहीं, जैसे ये मान लीजिए कि ये देखिए इसका रिफिल निकाल दिया तो अंदर का हिस्सा क्या हो जाएगा? खोखला। तो ये कुचालक है कि नहीं है? ये कुचालक है ना, देखिए खोखला है और ये कुचालक भी है। अब इसी के ऊपर तांबे का तार सटा सटा के लपेट दें, अर्थात तांबे के तार को ढेर सारा लपेट दें तो क्या बोलेंगे? तांबा का कुंडली बोलेंगे। लेकिन हाँ, तांबा का तार होना चाहिए क्या? पॉलिश किया हुआ। पॉलिश किया हुआ मतलब उस पर वार्निश का लेप चढ़ा हुआ रहता है और वो कुचालक रहता है ऊपर से। जैसे कि कोई तार में प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है ना, तो वो कुचालक रहता है ऊपर से। उसी प्रकार प्लास्टिक के स्थान पर वहां पर वार्निश, ठीक ना, का लेप चढ़ा दिया जाता है तो तार जो है वो कुचालक हो जाता है। अब उस पर कितना भी तार लपेट दीजिए एक तार के ऊपर तो वो आपस में सटेगा नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? विसंवाहित, मतलब इंसुलेटेड तार, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके परिभाषा को, परिनालिका कैसे किसको है। तो देखिए यहाँ पर एक खोखला बेलन है और खोखला बेलन के ऊपर तांबे के विसंवाहित तार के कई फेरे को सटाकर लपेटने से जो बनी हुई कुंडली है उसी का नाम परिनालिका होता है। अंग्रेजी में इसको सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है, अर्थात विद्युत चुंबक बनाने में। तो उसमें विद्युत चुंबक जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये परिनालिका के अंदर जो खोखला जगह है ना, इसमें जो है कच्चा लोहा अर्थात नरम लोहा का इसमें ढेर सारा पतला पतला पत्थर घुसा देते हैं, जिसको लोहा का क्रोड कहा जाता है। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि ये चुंबक का काम करेगा। जब तक परिनालिका से धारा प्रवाहित कीजिएगा तब तक चुंबक का काम करेगा। ये क्षण चुंबक की तरह काम करने लगेगा। आप जानते हैं बच्चों कि क्षण चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अर्थात N ध्रुव S ध्रुव। अब सवाल होता है कि धारा जब प्रवाहित करेंगे किसी परिनालिका से तो कौन सा सिरा N ध्रुव होगा, कौन सा सिरा S ध्रुव होगा। तो इसका जो है निर्धारण हम किस प्रकार से कर पाते हैं, तो उसी का हम रूल बताने जा रहे हैं बच्चों। इसको जानना बेहद जरूरी है। तो आप देखिए, दो परिनालिका हमने बनाया है चित्र 1 में और चित्र 2 में, देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें देखिए धारा जो है वामावर्ती दिशा में बह रही है। वामावर्ती का मतलब होता है एंटी क्लॉक दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। किसी परिनालिका के एक सिरे को आप ध्यान से देखें, उस सिरे पर यदि जो धारा की दिशा वामावर्ती दिशा में
निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है, देखिए इसे घूम के आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो वो सिरा आपका नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा जो बच गया है सिरा वो साउथ पोल होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको दिखाया गया है बच्चों, किताब में भी इस चित्र को देखा होगा आपने, ये नॉर्थ पोल बतला रहा है, और देखिए कैसे घूम रहा है, वामावर्ती दिशा में, ठीक है ना। तो परिनालिका के तारों में धारा यदि बायां दिशा में घूमता हुआ बाहर आ रहा है, तो बाहर निकलने की दिशा के तरफ जो सिरा है वो नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा सिरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो उसी को लिखा है। किसी परिनालिका के एक सिरे से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा वामावर्ती दिशा में हो, तो वो सिरा जिसको देख रहे थे वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। अब बाकी जो बच गया दूसरी तरफ वो साउथ पोल हो जाएगा। तो अर्थात ये चुंबक के तरह, छड़ चुंबक के तरह क्या करेगा, काम करने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बहाइएगा तो चुंबक बनेगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी का विपरीत, यदि धारा की दिशा जो है वामावर्ती न होके दक्षिणावर्ती हो जाए, दायां तरफ, ये देखिए इधर किधर है, दक्षिणावर्ती धारा, तो इसमें इसको आप समझ सकते हैं चित्र 1 से, और दूसरा लिखा है ये समझ सकते हैं चित्र 2 से। देखिए बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिए, तो धारा की दिशा कैसे है, प्रत्येक टर्न में दक्षिणावर्ती दिशा में है, उधर जाके निकल गया, ठीक है। तो जिस सिरा से धारा चला है, जिस सिरा को आप देख रहे हैं, और उस सिरा पर धारा की दिशा दक्षिणावर्ती दिखाई दे, तो वो कौन पोल होगा, साउथ पोल। और देखिए साउथ पोल के धारा की दिशा को बतला रहा है, किधर बतला रहा है, राइट, ऐसे बतला रहा है ना। और उधर बचा हुआ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो आशा है बच्चों, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपने भली भांति समझ लिया है, ठीक ना। तो कई टॉपिक्स में देखा, सीधा तार से बहेगी धारा तो कैसे उसका निर्धारण होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा की दिशा, और फिर परिनालिका से बहेगी तो कैसे निर्धारित होगी। तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, तभी आगे वाला क्वेश्चन सब समझ पाइएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़िएगा आगे और दिमाग लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो अगले चैप्टर में, मतलब अगले टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे कि कोई आवेश जब गतिशील होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात कोई आवेश का मतलब क्या है, उस पर कोई कण है जिस पर कुछ चार्ज है, आवेश है। अब वो यदि चुंबकीय क्षेत्र में गमन करे तो क्या होगा, उस पर कोई बल लगेगा या नहीं लगेगा, या बल कब लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो दे पाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होगी, और जो है मात्रक किसके नाम पर निकाला गया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में समझ पाएंगे। तो इतना ही आज विराम देते हैं इसको, ठीक ना। इसको लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।